हाँ तो बच्चों, आज से हम हमारा 8th क्लास का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। अपना जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल के उत्पादन और प्रबंधन की अपन यहाँ पर बात करेंगे। प्रबंधन को इंग्लिश में कहते हैं मैनेजमेंट, उत्पादन को कहते हैं प्रोडक्शन। तो फसल जब उत्पादित होती है तो उस समय किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जाता है, किस प्रकार से निराई गुड़ाई बुआई वो सारे काम जो आते हैं वो किए जाते हैं, उसके बारे में अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपने को दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, एक का नाम है पहेली और एक का नाम है बूझो। आप पहले भी इनको जानते होंगे, आपके लिए शायद ये नए नहीं होंगे। तो पहेली और बूझो दोनों क्या करते हैं, ग्रीष्मकाल में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। तो दोनों ने क्या किया, अपने चाचा घर पर गर्मी छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। तो उनके चाचा एक किसान हैं। क्या है उनके चाचा? किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल आदि। तो ये सारी चीज़ें उन दोनों ने देखी तो उनके दिमाग में स्वाभाविक सी बात है क्वेश्चंस उठे होंगे। और बूझो ने पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो बूझो के मन में क्वेश्चन आया कि इन औजारों का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, कि उसने पहले कभी ये देखे नहीं थे, पहली बार देखे थे। तो ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि सजीव जो भी होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें भी वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और जिनमें पौधे जो होते हैं, पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हमें पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? तो किस प्रकार बनाते हैं पौधे अपना भोजन? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो ये जो जंतु हैं, ये सारे जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। तो जितने भी, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, हरे पौधे हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन जो जंतु है, जितने भी जीव हैं बाकी, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो तुम बोलोगे कि नहीं सर, हम तो हमारे घर पे अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है। भोजन को अपन पकाते हैं, उसको अपन बना नहीं सकते, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? उसके बाद भी क्वेश्चन आता है कि भोजन ग्रहण करने की ज़रूरत ही क्या है, उसे हम ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों में, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो जितने भी सजीव होते हैं, उनकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं को करने के लिए उन्हें भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। भोजन अगर वो नहीं लेंगे तो उनके शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी, और ऊर्जा नहीं बनेगी तो वो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगे। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं संपन्न करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जो सजीव होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन पौधों और जंतु दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो जो जीव हैं दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो जो शाकाहारी होते हैं वो तो पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, और वे जीव या वे जंतु जो अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। और जो मांसाहारी होते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंतुओं से। फिर से बूझो के दिल में क्वेश्चन आया, दिमाग में क्वेश्चन आया। उसने पूछा कि सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, तो इतने सारे लोग जो हैं अपने देश में, बहुत सारे लोग हैं, उन सभी को भोजन कहाँ से मिलता होगा? तो बूझो के दिमाग में फिर से क्वेश्चन आया। पहेली ने बोला कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। तो पहेली ने ये कहा कि इसके लिए तो क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यक है? भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना ज़रूरी है, तभी जाकर के विशाल जनसंख्या को क्या मिल पाएगा? भोजन मिल पाएगा। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। कृषि पद्धतियों की बात करते हैं,
तो कृषि की जाती है। तो कृषि भी क्या है, अलग अलग पद्धति से की जाती है। तो विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। तो 10,000 ईसा पूर्व की बात करें, इतने सालों पूर्व, ईसा के जन्म से भी 10,000 साल पहले की बात करें, जब आदि मानव होते थे, तो उस टाइम पर ये घुमंतुक होते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में ये घूमते रहते थे, उन्हें कहते हैं घुमंतुक। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। तो पहले तो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, उसके बाद क्या किया उन्होंने, शुरू भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो वो खाने की फसलें उत्पादित कर सके, फल आदि चीज़ें वो खुद उत्पादित कर सके, इसके लिए उन्होंने क्या प्रारंभ किया, उसके बाद कृषि प्रारंभ की। फिर धीरे धीरे क्या सीखा उन्होंने, कृषि करना सीखा। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो ये यहाँ पर अपने को परिभाषा देखने को मिल रही है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ठीक है, तो ये फसल की आपकी परिभाषा, इस पर अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हैं। तो गेहूँ की फसल अगर अपन कहें कि यहाँ पर गेहूँ की फसल है, तो गेहूँ की फसल कहने का अर्थ ये होगा कि उस स्थान पर, उस खेत में जितने भी पौधे हैं वो सारे कैसे हैं, गेहूँ के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, किसी प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। जिस मौसम में जो फसल उगाई जाएगी उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाएगा। आइए आगे जानते हैं और आगे समझते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो फसलें जितनी भी हैं अपने देश में, बहुत सारी फसलें हैं, बहुत सारे सभी प्रकार के मौसम भी अपने देश में जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। कहीं पर ठंड अधिक है, कहीं पर गर्मी अधिक है। तो इसके आधार पर अपना जो देश है उसमें दो प्रकार में, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दो प्रकारों में फसलों को बांटा जा सकता है। खरीफ की फसल की बात करते हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। तो ऐसी फसलें जिन्हें कौन सी मौसम में बोया जाता है, वर्षा के टाइम पर, तो उन्हें क्या कहते हैं, खरीफ की फसलें। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो वर्षा ऋतु कब देखी जाती है, जून से लेकर सितंबर माह तक। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि जो खरीफ की फसल होती है जून से सितंबर तक बोई जाती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। तो ये कैसी फसलें हैं, खरीफ फसलें हैं। सेकंड है रबी फसल। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक, तो शीत ऋतु में बोई जाती है और जो कि समय होता है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है, में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। तो कई स्थलों पर क्या होती है, दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले व्यापारिक फसल पद्धतियों की बात करते हैं। धान की शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो धान की फसल जो है, बुझो पूछ रहा है कि इस धान की फसल को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। तो पहली जो है वो पहली उसको बता रही है कि धान की जो खेती होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा पानी कब उपलब्ध होगा, सिर्फ वर्षा ऋतु में ही हो पाएगा। तो इसको कौन सी ऋतु में उगाया जाता है, वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं।
तो जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन सभी का समय निश्चित होता है जब फसल उगाई जाती है, कि कब बुआई करनी है, कब कटाई करनी है, कब निराई करनी है, कब क्या करना है, सारी चीज़ों का, कब पानी देना है, सारी चीज़ों का समय निश्चित होता है। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धतियाँ जो आगे दी गई हैं, तो कुछ क्रियाकलाप और कृषि पद्धतियाँ जो हैं वो आगे बताई हुई हैं। कृषि पद्धति क्या है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम फसलों को बोते हैं, फसल को उगाया जाता है, कब क्या किया जाता है, वो सारी बातें अपन यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है फसल उगाते टाइम, फसल बोते टाइम, कृषि करने के लिए, तो सबसे पहला काम होता है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले क्या किया जाता है, मिट्टी तैयार की जाती है। जो सेकंड स्टेप होती है, दूसरा काम होता है, वो होता है बुआई करना। तीसरा काम जो होता है खाद्य एवं उर्वरक देना, ये काम। फिर उसके बाद होता है सिंचाई करना, और उसके बाद होता है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार किसे कहते हैं, जो अनचाहे पौधे अपनी फसल के साथ उग जाते हैं, उन सभी पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो उससे सुरक्षा के लिए इसको हटाया जाता है या इसमें दवाइयाँ डाली जाती है, ठीक है। उसके बाद स्टेप आती है अगला जो काम है वो है कटाई का। उसके बाद कटाई की जाती है फसल की, और कटाई के बाद सबसे इम्पोर्टेंट भंडारण, अच्छी जगह पर जाकर उसको भंडारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मिट्टी तैयार करना। तो इन सभी स्टेप्स को अपन एक एक करके पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने में क्या क्या काम आता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण इसका क्या है, मिट्टी तैयार करना, क्योंकि मिट्टी तैयार करने के बाद ही उसमें फसल को बोया जा सकता है। मिट्टी को पलटना तथा इससे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हल के द्वारा सबसे पहले मिट्टी को उलट पलट किया जाता है और उसको पोला बनाया जाता है। पोला बनाने का मतलब उसमें जैसे अपन पैर रखें तो वो अंदर मिट्टी धंस जाए, उसे कहते हैं पोली मिट्टी। और जो सख्त मिट्टी होती है वो दबती नहीं है, ठीक है, तो उसको पोला बनाया जाता है। ये काम सबसे महत्वपूर्ण है, मिट्टी को पोला बनाना। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। तो मिट्टी पोली होगी तो जो पौधे की जड़ें हैं वो गहराई तक आसानी से जा पाएंगी, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी गहराई में नीचे जाने में। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। तो जो पोली मिट्टी में अंदर तक धंसी हुई जड़ें हैं वो भी आसानी से शोषण कर पाएंगी अगर मिट्टी कैसी होगी, पोली होगी। तो कि पोली मिट्टी में वायु भी आसानी से चली जाएगी और वायु आसानी से अंदर जाएगी, तो जो पौधा है अपना, उसकी जड़ों को क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी और वो शोषण कर पाएंगी। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। तो एक क्वेश्चन है कि पोली मिट्टी जो है वो किस प्रकार से सरलता से शोषण करने में सहायक है। तो इसे अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर जो मिट्टी है वो पोली होगी, अंदर से उसमें स्थान होगा तो उसमें वायु प्रवेश कर सकती है, और वायु के प्रवेश करने से क्या होगा, अंदर की जो जड़ें हैं वो आसानी से शोषण कर पाएगी, क्योंकि उनको आसानी से वायु मिल पाएगी। और अगर वायु अंदर नहीं जा पाएगी तो उन्हें वायु मिलेगी नहीं, और वायु उन्हें नहीं मिलेगी तो शोषण भी नहीं कर पाएंगी। तो अब इससे अपन को समझ में आता है कि जड़ों को शोषण के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, वायु की। और वायु कहाँ मिल पाएगी, पोली मिट्टी के द्वारा। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। तो पोली मिट्टी जो है, तो जो सूक्ष्मजीव हैं मिट्टी के अंदर जो रहते हैं उनकी उन्हें वृद्धि करने में क्या सहायक होती है, पोली मिट्टी सहायक होती है। जैसे केंचुओं की बात करें तो केंचुए जो मिट्टी में घूमते हैं, इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है, और ये फसल उगाने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो जिस मिट्टी में होते हैं वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता अच्छी होती है, इसलिए केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि ये मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं। तो जो केंचुए होते हैं वो मिट्टी के अंदर घूमते रहते हैं, और उनके घूमने से क्या होता है, वो मिट्टी पोली हो जाती है। तो इस प्रकार ये किसानों की सहायता करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, इस प्रकार ही ह्यूमस का निर्माण करते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना, पोला करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानते हैं।
आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि पॉली मिट्टी में खनिज पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि बहुत सारे खनिज होते हैं। खनिज तत्व कैसे होते हैं? पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारे खनिज तत्वों में आते हैं। जल भी होता है, वायु भी होती है मिट्टी के अंदर, तथा कुछ सजीव भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं मिट्टी में। ठीक है। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। तो मृत पौधे एवं जंतु भी क्या होते हैं? मिट्टी के अंदर होते हैं। कि जो जंतु होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मर करके कहाँ मिल जाते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं। और मृत पौधे हैं, जैसे मृत पौधों के भाग, ये पत्तियाँ वगैरह हैं, तो ये भी सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाती हैं। वाले जीवों द्वारा अवशिष्ट अपघटित होते हैं। तो ये अपघटित होकर के जो सूक्ष्म जीव हैं, पत्ते हैं, ठीक है, जो मृत पौधे हैं, ये अपघटित होकर किस में मिल जाते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो ये जो पोषक तत्व हैं जो पहले पौधे में थे और वो अपघटित होकर मिट्टी में मिल गए, तो उन पौधों के पोषक तत्व भी काय में चले जाएंगे? मिट्टी में चले जाएंगे। और वो मिट्टी से जो नए पौधे हो गए हैं, उन पौधों के द्वारा उन्हें सोख लिया जाएगा, एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, उपयोग में ले लिया जाएगा, और अब उनके पोषण में वो काम आएंगे। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों में वृद्धि में सहायक होती है। तो पौधों की जो वृद्धि होती है उसमें सहायक कौन सी मिट्टी होती है? जो ऊपरी तल होता है मिट्टी का, ऊपर से जो ऊपरी जो सतह होती है उससे कुछ सेंटीमीटर गहराई तक की जो मिट्टी होती है, वही मिट्टी पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। क्योंकि सभी प्रकार के पोषक तत्व वगैरह किस में पाए जाते हैं? उसी ऊपरी मिट्टी में पाए जाते हैं। उसके अंदर तो वो जा नहीं पाते। ठीक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। तो जब इसे उलट पलट कर पोला करते हैं तो पोषक पदार्थ जो होते हैं वो सारे ऊपर आ जाते हैं, और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो उलट पलट कर पोला करने से क्या फ़ायदा है? वो पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और पौधे उनको आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उलट पलट करके पोला करना फसल उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन आ रही है। डेफिनेशन अपने नोटबुक में नोट कर लें। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो उलटने पलटने पोला करने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। अपनी कॉपी में इसको अंडरलाइन कर लें, लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर करें तो वहाँ पर इसको नोट कर लेंगे। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। तो हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट कर पोला किया जा सकता है। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने हो सकते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर मिट्टी ज़्यादा सूखी है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि वो आसानी से उसमें हल चलाया जा सके। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। तो जुता हुआ जो खेत होता है उसमें बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। ठीक है। तो पाटल की सहायता से इन्हें तोड़ना आवश्यक है। तोड़ने के बाद ये नॉर्मल पाउडर में चेंज हो जाते हैं। मिट्टी जो जैसी होती है बारीक मिट्टी में वो चेंज हो जाते हैं। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। बुआई सिंचाई दोनों के लिए क्या करना ज़रूरी है? खेत को समतल करना आवश्यक है, क्योंकि अगर वो समतल होगा तभी उसमें पानी सब जगह फैल पाएगा। यह कार्य पटल द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो पटल एक चीज़ है जो ट्रैक्टर के पीछे लगती है, और उसके द्वारा ही इसको मिट्टी को बारीक किया जा सकता है। बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उनको तोड़ा जा सकता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली प्रकार से मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो एक बार पानी भी दिया जाता है कभी कभी, और खाद भी उसमें मिलाई जाती है मिट्टी में, ताकि जब उसमें हल चलाया जाए तो उस हल की वजह से वो मिट्टी में आसानी से मिल सके। ठीक है। कृषि औजार की बात करते हैं। कृषि औजार क्या होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं? अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। तो अगर आपको अच्छी फसल चाहिए
तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है, पूरी तरह से उसको बारीक करना ज़रूरी है, पीसना ज़रूरी है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग लिए जाते हैं, है ना। ये प्रमुख औजार हैं इसमें काम में लेने वाले। तो हल, कुदाली, कल्टीवेटर, जो गांव के बच्चे हैं, जो खेती जिनके हैं, तो वो इस बात को आसानी से समझ पाएंगे, उन्होंने उसको देखा भी होगा। और नीचे तुम्हें चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र जो है हल का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। हल का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। हल में इस तरह से किसको बांधा जाता है, बैलों को बांधा जाता था। अब तो इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन पहले ये होता था। नीचे एक और हल दिया हुआ है, ये हल ऐसा होता है साइड से देखने पर, और बैलों में इसको लगाया जाता है। और ऊपर जो खेत में हल जोतता हुआ किसान तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा यंत्र है वो है हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। तो ये जो औजार होता है, ये हल जो होता है लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। तो बैलों की जोड़ी से या तो इसको खींचा जाता है, हल को चलाया जाता है, या फिर कहीं कहीं पर घोड़े, ऊँट की सहायता से भी इसको चलाया जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। तो लोहे की मजबूत और तिकोनी पत्ती इसमें नीचे लगी होती है, जिससे पटल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। जो मुख्य भाग होता है हल का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे, ये लंबा सा जो भाग है ये लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। तो हल शाफ्ट इस भाग को कहा जाता है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, एक सिरे पर क्या लगा होता है, हैंडल, तथा दूसरे सिरे पर जोत के डंडे से जोड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। और इस डंडे को, एक डंडे से जुड़ा होता है आगे वाला भाग, और उस डंडे को कहाँ पर रखा जाता है, बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, ठीक है। तो एक जोड़ी बैल की आवश्यकता होती है इसको चलाने के लिए, और एक आदमी जो कि उन बैलों को हाँक सके, उसकी ज़रूरत यहाँ पर होती है। आजकल लोहे के हल तेज़ी से देसी लकड़ी के हल की जगह लेते जा रहे हैं। तो लोहे के हल अब यूज़ किए जाते हैं, पहले यहाँ पर लकड़ी के हल यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट आता है कुदाली। तो यहाँ ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट जो अपना औजार आया है वो है कुदाली, और इसका उपयोग काय के लिए किया जाता है, खरपतवार को निकालने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। तो पशुओं के द्वारा इसका दूसरा जो सिरा होता है वो खींचा जाता है। यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो ये ऊपर जो चित्र आप देख रहे हो ये कुदाली का है, और कुदाली इस तरह से दिखती है।